Assalamualaikum dear students. In today's video we are going to start question number 1 of exercise 2E. आज हम exercise 2E का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे. लास्ट वीडियो में मैंने आपको पूरी एक्सरसाइज जो लास्ट एक्सरसाइज थी हमारी एक्सरसाइज 2D वो कंप्लीट मैंने आपको करवा दी थी. अब इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2E स्टार्ट करेंगे. ठीक है. अच्छा, अब इसमें सारा जो पूछा गया ना क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स हैं और इसमें सबके कॉमन फैक्टर्स ही पूछे गए. अच्छा, मैं आपको सबसे पहले ये बता देती हूँ कि आप ना एक लाइक वैसे होता है कि अक्सर मैंने देखा है कि जैसे यहाँ पर पूछा हुआ है द कॉमन फैक्टर ऑफ 2 and 3 इज़, या फिर कोई बड़ा नंबर ले लो जैसे 8 और 16. अब इनके जैसे फैक्टर्स बनाए जाएंगे कि भाई इनके फैक्टर कौन से हैं, फिर उनके कॉमन फैक्टर्स को निकाला जाएगा. मतलब फैक्टर्स को आप लिख लोगे, उसके बाद इनके कॉमन फैक्टर को ढूंढोगे कि कॉमन फैक्टर कौन सा है, फिर उसको आप सर्कल करोगे. इस तरीके से करके मतलब एक रफ वर्क होगा इसका पूरा. ठीक है. लेकिन मैं यहाँ पर आपको सजेशन देती हूँ कि आप इस तरीके से नहीं करो, आप जस्ट टेबल पढ़ लो, उससे आपका काम आसान हो जाएगा. क्योंकि पेपर के अंदर अगर आपके पास इस तरीके की कोई फिल इन द ब्लैंक आ जाती है तो आपके पास इतना टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम इस चीज़ के लिए कंज्यूम करना पड़ेगा आपको कि पहले आप ये जो ऊपर इस तरीके से ये फैक्टर्स निकले हुए ना, ये आप फैक्टर निकालो, फिर यहाँ से कॉमन लो, फिर उसके बाद आप प्रेडिक्ट करो कि इसका कॉमन फैक्टर कौन सा है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, कौन सा कॉमन फैक्टर है. तो मैं इससे बेहतर आपको ये कहूँगी कि आप टेबल्स पढ़ लो और उसको देख लो, उन दोनों नंबर्स को देख लो कि ये दोनों नंबर किस एक टेबल में आ रहे हैं और बस उससे अंदाज़ा लगा लो. ठीक है. इस तरीके से देख लो, आप टेबल पढ़ लो, हो जाएगा काम. अपन करते हैं तो फिर मैं आपको समझाऊंगी कि मैं ये किस तरीके से कर रही हूँ. ठीक है. अच्छा, पहली फिल इन द ब्लैंक से द कॉमन फैक्टर ऑफ 2 and 3 इज़. 2 और 3 का कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है? 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है. और प्राइम नंबर्स का ना कभी भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता. कॉमन फैक्टर अगर होता है तो वो तो सिर्फ 1 होता है. और यहाँ पर जो 2 और 3 है ये दोनों ही एक प्राइम नंबर्स हैं, तो इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 होगा. 1 जो नंबर है वो इनका कॉमन फैक्टर होगा, क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर हैं. और प्राइम नंबर किसके टेबल में आते हैं? प्राइम नंबर या तो अपने टेबल में आते हैं या तो 1 के टेबल में आते हैं. तो इनका कोई और नंबर कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता. इनका कॉमन फैक्टर हमेशा 1 ही होगा प्राइम नंबर्स का. तो यहाँ पर मैंने ये इस चीज़ से देखा है कि ये दोनों ही प्राइम नंबर हैं. ठीक है. आपने इस तरीके से पहचानना है. नेक्स्ट आ जाते हैं द कॉमन फैक्टर ऑफ 32 and 4. 32 and 4 आर 2 and. अच्छा, कॉमन फैक्टर ज़रूरी नहीं है एक ही हो, बहुत सारे होते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि 32 है और 4 है. ठीक है. ये दो नंबर्स हैं, इनके कॉमन फैक्टर 2 हैं. पहला इन्होंने आपको दे दिया है कि पहला 2 है, दूसरा आप बताओ दूसरा कौन सा है. ठीक है. तो 2 क्यों है? 2 देखो, दोनों अगर आप टेबल पढ़ो तो 2 के टेबल में 4 भी आता है और 32 भी आता है. चलो 2 का टेबल आप पढ़ते हो, बोलो 2 10 20. अब आगे हमें टेबल नहीं आता, कोई मसला नहीं है. आप क्या करो, यहाँ देखो लास्ट में इवन नंबर है, यहाँ भी लास्ट में इवन नंबर है. ये तो है इवन नंबर, और फिर इसके लास्ट में इवन नंबर है यूनिट, यानी वंस प्लेस पे, यानी वंस प्लेस पे. ठीक है. यूनिट्स प्लेस पे. ठीक है. तो इसके लास्ट में इवन नंबर है और ये खुद इवन नंबर है, तो ऑब्वियसली 2 इन दोनों का फैक्टर होगा ही होगा. ठीक है. एक ये बात. अच्छा, अब दूसरा मैंने आपको कहा कि टेबल पढ़ लो. तो अगर मैं 4 का टेबल पढ़ूँ, चलो मैंने 2 का पढ़ लिया, 3 में 4 आता नहीं है, इतना मुझे सेंस है. ठीक है. इतना आपको भी पता है. 3 के टेबल में 4 आ ही नहीं सकता, तो फिर मैं स्किप करूँगी 3 को और डायरेक्ट मैं आ जाऊँगी 4 के टेबल पे. तो 4 1 ज़ा 4. चलो 4 के टेबल में 4 आ गया. अब 32 भी आता है 4 के टेबल में. कैसे आता है? 4 8 ज़ा 32. आप पूरा टेबल पढ़ोगे, जल्दी जल्दी अपने माइंड में पढ़ लो टेबल, और आपको पता चल जाएगा कि 4 8 ज़ा 32 होता है. तो नेक्स्ट फैक्टर कौन सा होगा? 4 होगा. इस तरीके से आप फैक्टर ढूंढ लो. अब मैंने आपको ये चीज़ इसलिए बताई है, अच्छा जिसको समझ आ जाए वो इस तरीके से कर लें, जिनको ना समझ आए तो आप ये वाला तरीका अप्लाई करेंगे. भाई अलग अलग फैक्टर्स निकालें दोनों के. इस तरीके से फैक्टर निकल गए, फिर ये साइड में आपके फैक्टर्स आ जाएंगे, ये साइड में आपके फैक्टर निकल गए. उसके बाद यहाँ पर आप कॉमन ले लो, जो मतलब लाइक जो सेम उनको आपस में कॉमन ले लो और फिर उनको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा आपका.
ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बहुत इजी वे बता रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को कोई इतने बड़े उसमें प्रोसेस में इसके लिए इतनी छोटी छोटी फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आपको इतने बड़े प्रोसेस पर जाना पड़े। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाते हैं द कॉमन फैक्टर ऑफ 8 and 16 आर। अच्छा, 8 और 16 के कॉमन फैक्टर्स आपको बताने। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर कौन सा होगा इनका? 2 होगा। अच्छा, अब यहाँ पर इन्होंने एक फैक्टर नहीं पूछा, इन्होंने बोला कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 and 16 आर। ठीक है, यानी ज़्यादा बताने, यानी एक से ज़्यादा हैं। पहला तो 2 होगा, क्यों? क्योंकि 8 इवन नंबर है, 16 के अंदर लास्ट में 6 भी इवन नंबर है, तो पहला तो 2 हो जाएगा। ठीक है, पहला 2 हो गया। उसके बाद कौन सा हो सकता है? उसके बाद आप लगा लो 3 से नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 3 के टेबल में 8 आता है? नहीं आता। सही है। और अगर मैं सम करूं 16 का, यानी 1 और 6 को मैं प्लस करूं 7 आ रहा है, तो ये दोनों ही 3 से डिविजिबल नहीं है, तो यानी कि 3 के टेबल में ही नहीं आते। और 3 का टेबल पढ़ने से भी आपको पता चल जाएगा कि ये 3 के टेबल में नहीं आते। 8 को तो देख के पता चल रहा है कि 3 के टेबल में नहीं आता, तो मैं 3 को स्किप करूँगी, 4 के टेबल पर आऊँगी। 4 के टेबल पढ़ते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16। ठीक है, 4 के टेबल में दोनों आ गए, 4 2 ज़ा 8 और 4 4 ज़ा 16, तो 4 लिख देंगे। अब और कौन सा फैक्टर हो सकता है? 5 के टेबल में ही नहीं आ सकता। ठीक है, और 6 के टेबल में भी नहीं आ सकता, 7 के टेबल में भी नहीं आ सकता, 8 के टेबल में आता है, देखते हैं। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। ठीक है, बहुत इजी तरीके से आ गया। और आखिर में एंड 8, और एक फैक्टर हो जाएगा 8। ठीक है, तो आपने बस इस तरीके से जज करना है कि कौन से टेबल में आएंगे, कौन से टेबल में नहीं। उसके बाद क्या है? द कॉमन फैक्टर ऑफ 8 10 and 12 आर इज़। ये कॉमन आपको ये नंबर दिए हुए, कौन सा? 8 10 और 12। इनका आपको कॉमन फैक्टर बताना है, कौन सा होगा? कॉमन फैक्टर कौन सा होगा इनका? 2 होगा, सिंपली 2। क्यों? क्योंकि 8 इवन नंबर है, 10 इवन नंबर है, 12 इवन नंबर है, तो 2 होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? द कॉमन फैक्टर ऑफ 12 and 18 आर 2 3 and डैश। अच्छा, अब इन्होंने 2 नंबर दिए हैं, 12 और 18। ठीक है, 12 और 18 इन्होंने दिया है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि इनके कॉमन फैक्टर जो है ना, इन दोनों नंबर्स के कॉमन फैक्टर हैं 2 3, और एक और है जो आपने बताना है, यानी डैश दे दिया इन्होंने यहाँ पे। तो अब वो कौन सा हो सकता है? आपने 2 का टेबल पढ़ लिया, 3 का टेबल पढ़ लिया, ये तो आपको पता चल गया 2 और 3 के टेबल में आते हैं। अब 4 के टेबल में आते हैं या नहीं? 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अच्छा, 4 के टेबल में 12 तो आता है, लेकिन 18 नहीं आता। ठीक है, आप टेबल पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद 5 के टेबल में भी नहीं आ सकता, 6 के टेबल में भी 6 के टेबल में आ सकता है। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 2 ज़ा 12 और 3 ज़ा 18, तो 6। अच्छा, एक आसान तरीका ये है, इन्होंने आपको दे दिया सामने सामने 2 और 3, तो ये एक ट्रिक भी थी यहाँ पर। अगर आप थोड़ा सा लेकिन अभी आपने खैर 6 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़ा, लेकिन मैं आपको अगेन ऐसे ही बता देती हूँ 6 का डिविजिबिलिटी रूल। कि 6 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि अगर कोई नंबर 2 और 3 से डिवाइड कर गया, तो इसका मतलब, यानी 2 और 3 से वो नंबर डिविजिबल है, तो इसका मतलब वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। 6 का ये सिंपल सा रूल होता है कि पहले आप 2 और 3 को चेक कर लो, अगर वो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है, तो भाई इसका मतलब है कि वो नंबर जो है ना, वो 6 से भी डिविजिबल होता है। 6 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो ये होता है। मैंने आपको बता दिया, लेकिन खैर आप टेबल पढ़ लो, वो ज़्यादा आसान है, क्योंकि अभी आपको डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 नहीं पता, वो आप इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, आप क्लास 5 में पढ़ोगे वो रूल। अभी आपने सिर्फ 2-4 रूल पढ़े हैं, तो अभी आप इस पर मत आओ, आप सिर्फ टेबल पढ़ लो, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, ये आसान वे है। ठीक है, अब हमारी फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम ट्रू फॉल्स पे चलते हैं। अब ट्रू फॉल्स पे आ जाते हैं। ट्रू फॉल्स में है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपने बताना ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर पहली स्टेटमेंट आपको दी हुई है 4 and 6 हैव नो कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, इन्होंने आपसे कहा है कि 4 और 6 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। क्यों नहीं होता? होता है, बिल्कुल होता है। आप यहाँ से देख लो ना, ये इवन नंबर है, सीधे सीधा इवन नंबर है, तो सीधा सीधा इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा? 2 होगा। 2 होगा। उसके बाद जो है वो 2 होगा इनका, बेसिकली सिर्फ 2 इनका कॉमन फैक्टर होगा।
तो आप खुद देखो कि 2 दोनों इवन नंबर्स हैं, तो सीधा सीधा इनका जो निकल रहा है वो कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है। तो कैसे आप कह सकते हो कि इसका कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं है? तो ये फॉल्स है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखो, आपको बिल्कुल आसानी से पता चल जाएगा कि इसका कॉमन फैक्टर कौन सा है। आपको पूरा वो प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पूरा लंबा वो प्रोसीजर करना पड़ेगा। कौन इतना लंबा वो पहले प्रोसेस करे, उसके बाद निकाले, मल्टीप्लाई करे? तो ये मेरे हिसाब से ये बहुत ओवररेटेड तरीका है इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का। हाँ, अगर आपसे बोला जाए तो आपको करना है, बिल्कुल करना है, लेकिन इस टाइप के लिए जैसे ट्रू फॉल्स हो गए, MCQs हो गए या फिल इन द ब्लैंक्स हो गई, इसके लिए तो मेरे ख्याल में अगर आप ये वाला मेथड इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा ईजी रहेगा और लेस टाइम कंज्यूमिंग भी रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 1, 2, 3 एंड 4 आर द ओनली कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 24। यानी उन्होंने कहा है कि 1, 2, 3 और 4 जो हैं वो कॉमन फैक्टर हैं। किसके? आर ओनली कॉमन फैक्टर, यानी कि 12 और 24 के सिर्फ ये कॉमन फैक्टर्स हैं। उन्होंने आपको ये कहा है सीधा सीधा कि 12 और 24 जो नंबर है ना, उसके कॉमन फैक्टर सिर्फ यही हैं, 1, 2, 3 एंड 4। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। अब आप देखो कि अच्छा, अब 12 का टेबल आप पढ़ो, आप फैक्टर्स निकालो। अब यहाँ पर आप फैक्टर लिखते जाओ। आपको पता है 12 2 के टेबल में आता है, ओके 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, ठीक है, ये उन्होंने आपको बता दिया। उसके बाद आप देखो 5 के टेबल में आता है, 12 नहीं आता। 5 के टेबल में 24, 12 दोनों ही नहीं आते, दोनों में से कोई एक भी नहीं आता। अब 6 के टेबल पर आओ आप, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, ठीक है, 6 2 ज़ा 12 आ गया। उसके बाद 6 4 ज़ा 24 होता है, तो 6 भी तो इनका कॉमन फैक्टर हुआ ना, ठीक है। इसी तरीके से 12 भी इनका कॉमन फैक्टर है, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, ठीक है। तो उन्होंने हमें कहा है कि सिर्फ यही 4 नंबर इन दो के कॉमन फैक्टर्स हैं, तो ऐसा नहीं है। 6 भी है, 12 भी है और 6 भी है, 12 भी है, ठीक है, और भी नंबर्स हैं, सिर्फ यही नहीं है। तो इसके लिए आप लिखोगे यहाँ पर फॉल्स। उसके बाद है 20 इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ 10 एंड 20। देखो ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है। आप देखो, इन्होंने आपको कहा है कि अच्छा आपको सवाल समझना है, सवाल आप गौर से पढ़ो ताकि आप समझ पाओ। 20 इज़ द कॉमन फैक्टर, यानी इन्होंने कहा है कि जो 20 है ना, वो कॉमन फैक्टर है इन दोनों का। तो मुझे ये बताओ कि अगर हम टेबल पढ़ेंगे 20 का, तो क्या 20 की टेबल में 10 आता है? 20 की टेबल में 10 आ ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल एट ऑल। हाँ, 10 के टेबल में 20 आता है। अगर ये यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी जाती कि 10 इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ 10 एंड 20, तो ये बात बिल्कुल ट्रू होती। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा है कि 20 इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ 10 एंड 20। तो 20 की टेबल अगर आप पढ़ो तो 20 की टेबल में 10 आता है? नहीं आता। तो ये फॉल्स है स्टेटमेंट, ठीक है। आपको बस इस तरीके से टेबल पढ़ना है। उसके बाद है 2 और मोर प्राइम नंबर्स हैव नो कॉमन फैक्टर्स। ये बात बिल्कुल सही है। अब आप देखो, प्राइम नंबर्स जो भी होते हैं, मैंने आपको अभी फिल इन द ब्लैंक्स करते हुए बताया था जब मैं आपको फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक करवा रही थी कि प्राइम फैक्टर्स के कोई कॉमन फैक्टर होते ही नहीं है। जो प्राइम नंबर्स होते हैं ना, उनके कोई कॉमन फैक्टर नहीं होते। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं। तो इनका कोई नंबर वो नहीं होता, कॉमन नहीं होता। 1 तो खैर हर नंबर का ही फैक्टर होता है, तो 1 को तो आप काउंट नहीं करोगे यहाँ पे। वहाँ तो उन्होंने आपसे पूछा था स्पेसिफिकली, तो आपको 1 बताना पड़ा, क्योंकि 1 के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता, तो 1 आपको लिखना पड़ेगा लाजमी, जो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स थी उसमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात बिल्कुल सही है कि इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, ठीक है। 1 को आप काउंट नहीं करते हो, लेकिन उन्होंने आपसे स्पेसिफिकली वहाँ पूछा था फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक में, तो आपको बताना पड़ेगा कि ऑब्वियसली 1 ही हो सकता है, 1 के अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। जहाँ अगर जैसे 1 को हम कंसीडर वैसे नहीं कर रहे, लेकिन अब उन्होंने पूछा है तो अब आप खाली भी नहीं छोड़ सकते ब्लैंक को, ठीक है। तो आपको तो ब्लैंक में कुछ ना कुछ लिखना होगा ना, तो वो 1 आप लिखोगे वहाँ पे। आई होप कि आपको समझ आई होगी। द कॉमन फैक्टर ऑफ 20, 30 एंड 40 आर 2, 5 एंड 10। अब इन्होंने आपसे कहा है कि जो नंबर है 20, 30 एंड 40, इसके जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो है 2, 5 और 10। बिल्कुल ठीक है, ठीक है।
अब देखो 2 के टेबल में भी 2 के टेबल में ये तीनों आते हैं, लास्ट में 0 है तो ऑब्वियसली तीनों आएंगे। उसके बाद 5 का डिविजिबिलिटी रूल भी आपको पता है, 10 का डिविजिबिलिटी रूल भी आपको पता है, तो उसके हिसाब से ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ठीक है, आपको यहाँ जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, आपने इनमें से करेक्ट वाला चूज़ करना है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर पहला MCQ है, द कॉमन फैक्टर ऑफ 42, 56 एंड 63 इज़। अच्छा, अब इन्होंने आपसे पूछा है कि इसका कॉमन फैक्टर बताइए, कॉमन फैक्टर कौन सा होगा। अब आप फैक्टर बना लो, फैक्टर, अच्छा फैक्टर ना बनाओ, टेबल पढ़ लो। ठीक है, टेबल पढ़ लो, फैक्टर नहीं बनाओ, टेबल पढ़ लो। 2 के टेबल में ये आएगा, लेकिन 2 के टेबल में ये दोनों आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन 2 के टेबल में ये नहीं आ सकता। उसके बाद 3 का टेबल पढ़ो, 3 के टेबल में ये आ जाएगा, लेकिन ये भी आ जाएगा, लेकिन ये नहीं आ जाएगा, ये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 5 और 6 को आप प्लस करोगे, आपके पास सम जो आएगा वो आएगा 11। तो 11 3 के टेबल में आता है? नहीं, 11 प्राइम नंबर है, 11 3 के टेबल में नहीं आ सकता, तो इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं है। उसके बाद जो है वो 4 के टेबल में भी नहीं आएगा, ये 5 के टेबल में भी नहीं आएगा, 6 के टेबल में भी नहीं आएगा। 7 का टेबल पढ़ो, 7 का टेबल में 7 6 are 42, 7 8 are 56 और 7 9 are 63। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 7 को टिक कर दोगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, 13 इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ। 13 किसका कॉमन फैक्टर है? 13 का टेबल पढ़ो आप, 13 का टेबल नहीं आता तो आप फैक्टर निकाल लो। ठीक है, जो अगर कोई ऐसा बड़ा नंबर आ जाता है तो उसका फैक्टर निकाल लो। जो मैंने तरीका बताया ना, मैंने इसलिए बताया था कि कोशिश करो कि अगर इस तरीके से हो सकता है तो इसी तरीके से करो, अदरवाइज़ आप फैक्टर निकाल लो। जैसे कोई बड़ा नंबर है तो उसके फैक्टर निकाल लिए, वो तो समझ आती है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि इतने छोटे सवालात के लिए, एक एक नंबर के लिए आप इतना जो है वो लंबा प्रोसीजर करो। तो इस वजह से मैंने आपको ये आंसर बताया है। वरना अगर मैं 13 का टेबल पढ़ूँ, मुझे तो खैर आता है 13 1 13, 13 2 26। ठीक है, अब 26 ना बी वाले में है और 13 4 52 होता है, तो इसका मतलब यही आंसर होगा। ठीक है, 13 इन दोनों का कॉमन फैक्टर है। उसके बाद क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 81 एंड 45 इज़। इन्होंने कहा है कि आपने क्या करना है, 81 और 45 का फैक्टर निकालना है, उसके बाद आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो उसका आंसर जो आएगा वो आपने यहाँ से टिक करना है। तो अगर आप इनके फैक्टर्स निकालोगे ना, तो इनके कॉमन फैक्टर जो निकलेंगे वो निकलेंगे 3 और 9। ठीक है, 3 और 9 ये इनके कॉमन फैक्टर निकलेंगे। उसके बाद क्या करोगे, 3 और 9 को पहले मल्टीप्लाई कर दो। भाई ये कॉमन फैक्टर है ना, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, 3 9 ज़ार 27। अब 27 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो, 27 3 ज़ार होगा 81। ठीक है, 81 हो जाएगा। तो 81 कहाँ है आपके पास, बी ऑप्शन में, तो 81 इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्या है, द कॉमन फैक्टर ऑफ 26 एंड 78 आर। कॉमन फैक्टर बताने हैं 26 के और 78 के। अच्छा, अब 26 के आप फैक्टर अगर निकालोगे तो वो होंगे, तो वो ये होंगे। ठीक है, तो आप फैक्टर निकालिए आपने 1 2 13 और 26, और 78 के होंगे 1 2 3 13 26 और 78। तो अब आप इसमें से कॉमन ले लो, कॉमन होगा 1 2 13 26। ठीक है, ये होंगे 1 2 13 एंड 26। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन डी में ये ऑप्शंस हैं 1 2 13 एंड 26। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। उसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ 85 एंड 95। इनमें से कौन सा कॉमन फैक्टर होगा 85 का और 95 का। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखो लास्ट में क्या है, 5 5 है, तो ये इजीली 5 से हो जाएगा, तो 5 कर देंगे। ठीक है, आपने ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पर या तो टेबल पढ़ने हैं, हर जगह पर कॉमन फैक्टर निकालने हैं उसी तरीके से, या तो हर जगह पर आपने बस लास्ट डिजिट को देखना है। आपने फोकस करना है क्वेश्चन पे। ठीक है, कि कहाँ से आप कोई की ढूंढो और उसका आंसर निकाल लो। जैसे यहाँ पर जो है वो आपने यहाँ पर ये वाले में आपने फैक्टर्स निकाले,
ठीक है। यहाँ पर आपने लास्ट डिजिट देख लिया तो आपको पता चल गया, ठीक है। यहाँ पर आपने टेबल पढ़ के पता लगा लिया, या फिर यहाँ पर टेबल पढ़ के पता लगा लिया। जो बड़े नंबर्स हैं उनके लिए बेशक आपको मैं बोलूँगी कि आप फैक्टर्स निकाल लो, क्योंकि आपको इतने टेबल्स नहीं आते, ठीक है।